तो आज हम आप लोग को समास पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। समास का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि इसमें आपको बता दें कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम में कम से कम आपको 3 से 4 मार्क्स का ये पूछता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ये वीडियो आपको फुल्ली सिर्फ ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, जो कि कोई भी वर्ड को आप देखते पहचान जाइएगा कि ये कौन सा समास है। और दूसरी बात, सबसे पहले हम समास का जो भेद होता है, ये सारे भेद के बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये समास का जो भेद होता है, ये टोटल ये सारे के बारे में हम पढ़ लेंगे। और इसके पढ़ने के बाद आपको जो है कि इस पर हम आपको ऑब्जेक्टिव फुल्ली ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना, कि इस पर ऑब्जेक्टिव कितना होगा बस इसी वीडियो में। इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और बेहतरीन समझ में आपको आएगा। एक बार आप समास ये पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा वीडियो आपको पढ़ने का जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि समास का परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है समास 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बने शब्दों को समास कहते हैं, ठीक है ना। ये डिफिनीशन भी कभी कभी पूछ देता रहता है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण दिया है क्या कि राम श्याम भवन राजभवन है, कबूल है, बहुलक है, परिसर है, लेकिन है, परंतु, जो भी होगा कम से कम 2 वर्ड से लेकर के और कम से कम 3 वर्ड तक, 3 से अधिक मतलब 2 से अधिक वर्ड जितना भी हो जाए वो सब के सब क्या कहला जाएगा, समास कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होता है। तो समास इसमें दिया क्या कि समास 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा जो हो गया द्वंद्व समास, और पांचवा हो गया द्विगु, और छठा हो गया कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। और ये सभी को हम डिटेल्स में अभी पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद ये सभी पर हम ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में आपको उदाहरण के साथ इस पर हम बताएंगे। फुल्ली ट्रिक पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को आप पूरा से पूरा देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो है कि समास का सभी भेद पढ़ने से पहले हम लोग एक बार जरूर यहाँ पर ये चीज़ को पढ़ लेंगे कि कारक का चिन्ह पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कारक का चिन्ह, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, और ये सारे चिन्ह के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो चिन्ह जैसे क्या है, क्योंकि ये चिन्ह का आपको यूज जो है कि आपको इसी में जब हम आपको समास जब पढ़ाएंगे तो समास में पहला जो होता है तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में फुल्ली कारक का चिन्ह का यूज होता है। तो अब देखेंगे कैसे कैसे होता है, लेकिन कारक का चिन्ह इसमें याद कर लेंगे, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को 0 लिख देंगे, कर्म से संप्रदान को के लिए, ठीक है ना, अपादान से अलगाव के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद है अधिकरण, यहाँ संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे अजी, ये सब इस तरीका से हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है ना कि आपको कारक का चिन्ह ये टोटल अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। और ये याद करने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं तत्पुरुष समास में चलते हैं, ठीक है ना। आप वीडियो के इत्मीनान से देखेंगे। अब थोड़ा सा मात्र वीडियो लंबा हो सकता है, लंबा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा तो 15 या 20 मिनट मात्र आप टाइम इस वीडियो पर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पहला है तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। कह रहा है क्या, समास को अलग करने पर बीच में कारक चिन्ह आ जाए, ठीक है ना। समास को जब भी हम अलग करते हैं, अलग का मतलब क्या हो गया, विग्रह करते हैं। जब भी हम विग्रह करेंगे ना तो इस बीच में कारक का चिन्ह आ जाना चाहिए, जो कि कारक का चिन्ह हम अभी आपको इसीलिए बता दिए हैं। ये सारे इसमें से कोई भी कारक का चिन्ह अगर बीच में आ जाता है अलगाव करने के बाद, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, तत्पुरुष समास है। वैसे आपको यहाँ पर हम ट्रिक भी लिख दिए हैं, जैसे बीच में आ जाएगा का, के, की, के लिए, ने, पे, पर, ये सब ऐसे आ जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण हमको क्या दिया है, उदाहरण देखिए, उदाहरण हमको दिया है यहाँ पर। फर्स्ट नंबर है सिर तोड़। सिर तोड़ का मतलब क्या होता है, सिर तोड़ का मतलब क्या होता है कि सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर को तोड़ने वाला, सिर तोड़ हो गया। चिड़ियाघर मतलब क्या, चिड़िया का, देखिए चिड़िया का घर। इस तरह से हम विग्रह करेंगे। अब विग्रह करने के बाद कोई भी कारक का चिन्ह अगर आ जाता है, देखिए जैसे को आ गया, का आ गया, है ना। रस भरा मतलब क्या, रस से भरा, ठीक है ना, रस से भरा। इस तरह से है रसोई घर का मतलब क्या हो गया, रसोई के लिए घर, ठीक है ना। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। इस तरह से आगे हम देखते हैं। यहाँ क्या है, पद दलित। पद दलित का मतलब क्या हो गया, पद दलित का मतलब पद से दलित, ठीक है ना। तो इस तरह से विग्रह करके देखेंगे। देशभक्त मतलब देश के लिए भक्ति, ठीक है ना, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो इस तरीका से आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक
आपको एग्जाम में पूछता रहता है क्या कि जैसे ये पूछेगा क्या कि सिर तोड़ तत्पुरुष समास में ये कौन है, ठीक है ना। जैसे तो अब यहाँ हम देख लेंगे कि सिर तोड़ का मतलब क्या, सिर को तोड़ने वाला। तो देखिए को किस में आ जाएगा, तो देखिए कर्म कारक में आ जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा आप खाली ये देख लिए ना कि यहाँ पर तत्पुरुष समास पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ विग्रह कर लेना है। कारक का कोई भी चिन्ह आ जाए तो आपको सीधा सीधा समझ लेना है कि वह तत्पुरुष समास है। दूसरा कोई आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अगला नंबर हम देख लेते हैं क्या, अव्ययी भाव समास देखते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा रहे, ठीक है ना, क्या जुड़ा रहेगा, उपसर्ग। आइए हम देख लेते हैं उपसर्ग होता क्या है, ठीक है ना। देखिए एक उपसर्ग होता है और एक क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है ना। उपसर्ग पहले लगता है, क्या पहले, और प्रत्यय क्या लगता है, पीछे लगता है, ठीक है ना। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ पर रिक्शा वाला, क्या देते हैं एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, रिक्शा, देखिए रिक्शा वाला, ठीक है ना। तो देखिए रिक्शा वाला, रिक्शा क्या हो गया, रिक्शा हो गया हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक है ना। वाला क्या हो गया, तो हमारा प्रत्यय हो गया। इसी तरह से हमको देख लेना है कि अगर जो पहले जो वर्ड लगा रहेगा ना, जैसे हम आपको ट्रिक भी इसमें दे दिए हैं, यथा, प्रति, नीर, आ, न, इस तरीका से अगर आ जाएगा तो आपको समझ लेना है क्या है, वह अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, जैसे उदाहरण जो हम यहाँ पर है, उदाहरण है, देखिए प्रतिदिन, क्या हो गया, प्रति जोर दिन, ठीक है ना। तो देखिए उपसर्ग क्या आ गया, इसमें प्रति आ गया। प्रतिमास, इसी तरह से क्या होगा, प्रति जोर मास, ठीक है ना। तो प्रति क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया। जहां भी आपको उपसर्ग अगर दिखाई दे तो आपको समझ जाना है सीधा कि यह अव्ययी भाव समास है। और आप वीडियो में बने रहिए, अभी और आपको हम बहुत सारा बताने वाले, ठीक है। जैसे आजन्म में आ गया, बेकाम में बे आ गया, यथाशक्ति में यथा आ गया। देखिए अब रात है और दिन है, दिन। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ ये समझना है कि यहाँ क्या दिया, यहाँ दिया रात और रात दे दिया, ठीक है ना। इसमें योजक चिन्ह नहीं है, ठीक है ना, इसमें योजक चिन्ह नहीं है, सीधा सीधा है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, रात और रात दे दिया, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, दिन और दिन। अभी तक आप जो वीडियो बहुत सारा देखे हुइएगा ना, उसमें क्या कहा होगा कि जिसमें योजक चिन्ह अगर आ जाएगा, जिसमें योजक चीज़ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन वो बात गलत है, ठीक है ना। अब देखिए एक जैसा वर्ड अगर आपको दिखा दे, जैसे रात रात, दिन दिन, ठीक है ना, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा, एक जैसा वर्ड जब भी आपको 2 बार दिखाई दे दे या 3 बार, जितना बार भी लिखा दिखाई दे दे, वह सिर्फ हो सकता है, तो क्या हो सकता है, वह सिर्फ अव्ययी भाव समास हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को अव्ययी भाव समास पहचान सकते हैं। अगला नंबर हम देखेंगे, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। देखिए बहुव्रीहि समास इसमें कह रहा है, इसमें देवी देवताओं का नाम या पर्यायवाची, ठीक है ना। क्या कहा, देवी देवता का नाम या उसका पर्यायवाची होना चाहिए, कोई भी देवी देवता का नाम होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया जाए हम यहाँ पर सरस्वती लिख दिए, ठीक है ना, सरस्वती, आपको समझ में आ गया ना कि भगवान के नाम पर है, देवी देवता मतलब भगवान का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। या सरस्वती का आपको देखे पर्यायवाची तो क्या हो सकता है, वीणा, पानी, ठीक है ना, और भी बहुत सारा नाम होता है। तो जब भी आपको भगवान का नाम दिखाई दे दे या उसका उस भगवान का पर्यायवाची वाला नाम दिखाई दे दे, आपको सीधा समझना है कि वह बहुव्रीहि समास है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण में क्या दे दिया, जैसे देखिए महादेव, महादेव, आपको पता है ना कि महादेव किसको कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है। जैसे देखिए ब्रह्मा भगवान का नाम है, सरस्वती भगवान का नाम है, देवी देवता का नाम है। देखिए शिवाजी, नीलकंठ, ये सब देवी देवता का नाम है, ठीक है ना। जैसे दशानन, आप कहिएगा दशानन तो कोई भगवान का नाम नहीं है, कि दशानन किसको कहा जाता है, तो दशानन तो रावण को कहा जाता है। दशानन किसको कहा जाता है, रावण को, रावण को। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि रावण जो है, रावण कहीं ना कहीं का भगवान है। कैसे, आपको बता देते हैं। जैसे अगर यहाँ हम राम को अगर पूजा करते हैं तो ये क्या हो गया, हमारे लिए ये भगवान हो गया। लेकिन अगर जहाँ रावण को पूजा किया जा रहा है तो रावण उसके लिए क्या है, उसके लिए वो भगवान है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीका से अगर दिखाई दे देगा तो आपको ये समझ लेना है कि बहुव्रीहि समास है। मतलब थोड़ा सा थिंकिंग ये लगाना है कि भगवान के नाम से है, या भगवान जिस देश का हो, जहाँ का भी हो, अगर वैसा नाम है तो। जैसे देखिए यहाँ बीना पानी क्या है, भगवान के नाम है। चंद्रशेखर क्या है, भगवान का नाम है। गजानन क्या है, ये सब के सब टोटल भगवान के नाम है। भगवान का नाम जहाँ भी कहीं दिखाई दे देगा ना, तो आपको सीधा समझना है
कि वह क्या है, तो वह बहुब्रीहि समास है। आगे हम लोग अब आएंगे, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे अब यहाँ पर क्या आ गया, आगे हम लोग को आगे यहाँ पर द्वंद्व समास आ गया, ठीक है ना, द्वंद्व समास आ गया। इसके सभी प्रधान पद होते हैं और योजक अवयव का लोप होता है, ठीक है ना। मतलब आपको द्वंद्व समास जहाँ भी आपको दिखाई दे दे, क्या द्वंद्व आपको जहाँ भी दिखाई दे देगा ना, उसमें योजक चिन्ह होना चाहिए, लेकिन योजक चिन्ह के साथ क्या होना चाहिए, विपरीत लिखाना चाहिए। क्या विपरीत होना चाहिए दोस्तों, विपरीत ना होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, इसलिए विपरीत हो गया, विपरीत होता है, ठीक है ना। तो यह विपरीत होना चाहिए। जैसे आप क्या, हम आपको बता दें कि जैसे दिन, दिन का विपरीत क्या होगा, रात होगा। दिन का विपरीत क्या होगा, रात होगा। अगर आपको एक दूसरे का विलोम भी आप कह सकते हैं, क्या हो सकता है, विलोम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। विपरीत का मतलब क्या, विलोम भी आप कह सकते हैं। जैसे देखिए दिन का विलोम क्या होगा, रात होगा। इसमें योजक चिन्ह रहे या नहीं रहे, ठीक है ना, आपको सिर्फ अगर आपको दिखाई दे देता है नहीं ये विलोम है, ये किसी वर्ड का विलोम है, तो वह डायरेक्ट क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर द्वंद्व समास पहचानने का क्या ट्रिक रहा कि इसमें आपको योजक चिन्ह दिखाई दे दे, ठीक है ना, और आपको क्या होना चाहिए, विलोम, ठीक है ना, विलोम शब्द आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे देखिए हाथ पाँव, हाथ पाँव ये विलोम भी है और इसमें योजक चिन्ह भी लगा हुआ है यही, लेकिन यहाँ पर हाथ और हाथ दे दिया रहता तो क्या मारते हम लोग, अब यही भाव समास मारते हैं। इस बात को याद रखना है, चाहे इसमें योजक चिन्ह भी लगा देता है, इसके बाद भी हम क्या मारते हैं, अब यही भाव समास मारते हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। देखिए माता पिता एक दूसरे का विलोम भी है, दिन रात एक दूसरे का विलोम है। देखिए दिन रात विलोम है, दिन रात एक दूसरे का विलोम है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है। तो योजक चिन्ह दोस्तों लगा रहे या नहीं लगा रहे, लेकिन आपको समझ लेना है, अगर खाली एक दूसरे का विलोम भी है तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा, और योजक चिन्ह लगा रहेगा तो यूं तो समझना ही है कि वो क्या है, तो द्वंद्व समास है। लेकिन योजक चिन्ह देख करके सिर्फ हम यहाँ पर डिसाइड नहीं करेंगे, ये भी डिसाइड हमको करना है कि विलोम है एक दूसरे का दिया कि नहीं। जैसे दाल रोटी एक दूसरे का विलोम भी है, देखिए भाई बहन एक दूसरे का विलोम है, पाप पुण्य एक दूसरे का विलोम है, देखिए आकाश पाताल एक दूसरे का विलोम है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ योजक चिन्ह देख करके आपको डिसाइड नहीं करना है कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है ना। जैसे देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल देख लिए, जैसे हाथी हाथी दिया रहेगा, देखिए योजक चिन्ह दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि द्वंद्व समास ही हो जाएगा, ये अब यही समास है, क्योंकि एक जैसा वर्ड आपको सिर्फ रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह अब यही भाव समास हो जाएगा। लेकिन यही पर एक दूसरे का अगर विलोम यहाँ पर लिखा रहता तो हम समझते कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, अगला नंबर आप देखते हैं द्विगु समास हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए द्विगु समास में क्या होगा, इसके पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। इसमें समूह का बोध कराएगा, ठीक है ना। आप समझेंगे कि जहाँ पर समूह का बोध हो जाएगा, जहाँ पर लगेगा कि नहीं कि 10 आदमी 5 आदमी 2 आदमी 4 आदमी का बोध अगर हो रहा है ना, तो वह सीधा सीधा द्विगु समास हो गया। और नहीं तो संख्या का बोध करा देगा। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब क्या हुआ, 3। देखिए पूर्व पद, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले पद, पहला पद क्या होना संख्या, त्रि का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। दोपहर का मतलब 2, 2 का मतलब क्या हो गया, तो संख्या 2 हो गया। छमाही का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए और ये समूह का भी बोध करा रहा है, एक जगह 6 हो गया तो 6 क्या, समूह में ना हो गया, इस तरह से। जैसे देखिए दुअन्नी तो 2 हो गया। इसी तरह से है क्या, यहाँ पर तिमाही है, इसके तिमाही है, पंचवटी है, चौराहा है, सतसही, ये सब क्या है, ये सब जो है कि सिर्फ ही सिर्फ क्या चीज़ का, तो संख्या का बोध इसमें ये सब करा रहा है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं क्या, कर्मधारय समास देख लेते हैं, और इसके बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस इसी वीडियो में कराने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप वीडियो छोड़ करके आपको नहीं भागना है अभी, आप समझेंगे। देखिए कर्मधारय समास क्या कहा कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताया जाए। अगर किसी भी शब्द का विशेषता जो बताया जाएगा ना, तो हम समझ जाएंगे क्या होगा, तो वो कर्मधारय होगा। कैसे, तो इसमें ट्रिक है कि कैसे लगा करके जांचना है, कैसे लगा करके खाली हमको जांचना है। तो देखिए कैसे हम जांचते हैं यहाँ पर। लेकिन कर्मधारय का मतलब होता है क्या, कि जो चीज़ हमें कर्म के द्वारा प्राप्त हो, ठीक है ना। जैसे आपको बता देते हैं कि महात्मा, महात्मा आप किसी भी व्यक्ति को महात्मा नहीं कह सकते हैं। महात्मा आप उसी को कहते हैं जो महात्मा की तरह कर्म करता है। अब देखते हैं गांव घर में बहुत सारा होता है, बहुत सारे लड़के ही होता है जो पहले से मान लीजिए लफागिरी बहुत ढंग के वो कार्य करता रहता है, लेकिन बाद में चल करके वो महात्मा की तरह कार्य करने लगता है, दाढ़ी मुंडी बढ़ाने लगता है, महात्मा वाला वो सब चीज़ रूप धारण करने लगता है, तो उसको लोग लफा नहीं कहता है। इसके बाद उसको क्या कहने लगता है, इसके बाद उसको लोग महात्मा कहने लगता है, मतलब महात्मा की तरह वो कर्म करने लगा। तो जो चीज़ हमको अपने कर्म से भी प्राप्त हो जाएगा ना, कर्म से लगेगा नहीं कि ये चीज़ कर्म के द्वारा लोग को प्राप्त हो रहा है, तो वो कर्मधारय कहलाएगा। वैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए कैसे लगा करके हमको जांचना है, ठीक है ना, कैसे लगा के हमको जांचना है। तो देखिए कैसे जांचेंगे हम यहाँ पर। जैसे देखिए
लास्ट ही देखते हैं। जैसे देखिए मृग नयन, मतलब नयन, नयन कैसा है, नयन कैसा है, तो मृग के समान, ठीक है ना। देखिए नयन कैसा है, तो मृग के समान है, मृग नयन। जैसे नील कमल, कमल है, कमल, देखिए कमल कैसा है, कैसा है, तो नीला है ना। देखिए कैसा लगा करके हमको इसमें जांचना है, ठीक है ना। जैसे परमेश्वर है तो ईश्वर, है ना। तो इस तरीक़ा से देखिए अब परमेश्वर की अगर बात किया जाए तो परमेश्वर आप किसको कहते हैं, परमेश्वर कौन व्यक्ति बन जाता है, कौन किसको आप कहते हैं परमेश्वर, तो कैसे, तो जो कर्म से अपना प्राप्त हो गया जिसको जो चीज़, तो वो कर्म में आ जाएगा। पीताम्बर हो गया, उस तरह से नवयुवक हो गया। तो इस तरीक़ा से आपको कैसे लगा करके जांचना है, या ना तो आपको देख लेना है कि ये कर्म से प्राप्त है या नहीं है। आइए अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पर चलते हैं, ठीक है ना। लगातार ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको हम इसमें करवा देंगे। अभी देखिए ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दूसरे वीडियो देखने का जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र। देखिए तो इस सबसे पहले उस वर्ड को हमको क्या करना है, विग्रह करके देखना है। राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या हो गया, राजपुत्र का मतलब हो गया राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या हो गया, राजा का पुत्र। तो देखिए इसमें कारक का चिन्ह आ गया कि नहीं, तो जिसमें कारक का चिन्ह आ जाएगा सूटेबल, एकदम सूट कर जाएगा। देखिए आप कहिएगा कि किसी का तो हम विग्रह कर सकते हैं, तो नहीं किसी का कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि नील कमल, आप देखिए इसका विग्रह कीजिए, नील का कमल, नील के कमल, नील के लिए कमल। देखिए ये सूट नहीं करता है, ये बैठता नहीं है वर्ड, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता है। जो आपको कारक के चिन्ह पर बैठने वाला रहेगा तो दूसरे व्यक्ति को भी सुनने में अच्छा लगेगा और आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा कि नहीं कि ये इस तरीक़ा से बोलते हैं तो एकदम सूट कर रहा है, ठीक है ना। तो राजा का पुत्र, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रात, रात में कौन सा समास है। देखिए आपको हम दो चीज़ बताए हैं, क्या बताए थे कि रात लिखा रहे या आपको रात में ऐसे योजक चिन्ह दिया रहा है, ठीक है ना। एक जैसा वर्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। लेकिन एक दूसरे का विलोम लिखा रहता है, यहाँ पर ये चीज़ लिखा रहता रात दिन, ठीक है ना। इसमें योजक चिन्ह रहता या नहीं रहता, यहाँ पर योजक चिन्ह रहता या नहीं रहता, लेकिन एक दूसरे खाली विलोम रहता तो वहाँ पर हम समझ जाते वो क्या है, तो वहाँ पर यह समझते कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है ना। लेकिन एक जैसा वर्ड लिखा रहेगा और उसमें योजक चिन्ह भी लगा रहे या नहीं लगा रहे तो भी हम समझेंगे कि अव्ययी भाव ये समास है, ठीक है ना। अगला नंबर, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आकाश पताल। देखिए यहाँ पर हमको समझने का जरूरी है, यहाँ क्या कहा, आकाश और क्या कहा, पाताल, ठीक है ना। आकाश पाताल दे दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे फिर आकाश और यहाँ पर पाताल, ठीक है ना। देखिए योजक चिन्ह दिया रहे या नहीं दिया रहे, लेकिन एक दूसरे का क्या ये हो गया, ये विलोम हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महात्मा में कौन सा समास है। देखिए हम आपको बताए हैं कि जो हमें क्या होगा, जो हमें कर्म से प्राप्त होगा, महात्मा व्यक्ति अपने कर्म से बनता है महात्मा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। अगला नंबर हम देखेंगे प्रश्न 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज में कौन सा समास है। हम आपको बताए हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज में जहाँ संख्या का बोध करा देगा, जहाँ समूह का बोध करा देगा, त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये संख्या का बोध करा दिया ना, जहाँ संख्या का बोध हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप लोग को वीडियो खैर अच्छा लगा होगा और जब तक वीडियो अच्छा मतलब समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो को लगातार अपना देखें। और मुझे लगता है कि एक बार देखने के बाद आपको वीडियो देखने का दोबारा ज़रूरी नहीं पड़ेगा।